गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से सैटरडे शाम को सीज फायर अनाउंस किया गया। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा कई बार उस सीज फायर को तोड़ने की खबरें भी हमारे सामने आई। अब कल दोपहर में हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो डीजीएमओ है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी आर्म फोर्सेज हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करी गई। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये बताया गया कि काफ़ी भारी मात्रा के अंदर हमने यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंतर्गत हमने कई इंस्टॉलेशन को यहाँ पर डैमेज किया है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो पूरा ऑपरेशन था इसमें 35 से 40 पाकिस्तानी मिलिट्री के जो पर्सनल थे वो भी मारे गए हैं। एंड भारत की तरफ से हम नोटिस करते हैं कि 5 मिलिट्री पर्सनल्स वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी कंटिन्यूड है। एंड जब तक टेररिज्म का पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। साथ ही साथ पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हो कि कंप्लीट जो पावर है वो दे रखी गई है हमारी आर्म फोर्सेस को, ताकि अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम यहाँ पर दे पाए। राइट। तो ये कुछ बातें थी जो थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर आप सबने ये न्यूज़ में सुन ही लिया होगा। हालांकि थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात ये लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके जिस तरह से अनाउंस किया सीज फायर का, वो काफ़ी अपने आप में शॉकिंग था कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इस तरह से सीज फायर अनाउंस करने के। वो थोड़ा सा शॉकिंग लगा। बाकी उम्मीद यही है कि टेररिज्म जैसी घटनाएं भारत देश में कभी दोबारा नहीं होंगी। प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो देश है वो इस तरह से ही अमन और शांति के अंदर रहेगा। दोस्तों, डेट है आज की 12 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों, दरअसल में कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बीजेपी एमएलए जी जनार्दन रेड्डी इनको यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल में ना एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन हैदराबाद में उन्होंने यहाँ पर इलीगल माइनिंग केस में इनको यहाँ पे इनकी कन्विक्शन हुई है। एक्चुअल में क्या है, ऐसा बताया गया है कि ये बीजेपी एमएलए जो थे इनका यहाँ पे रोल था अबोलापुरम माइनिंग कंपनी इलीगल आयरन और माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर, जिस वजह से कहीं ना कहीं सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि करप्शन का केस इनके ऊपर यहाँ पे बना हुआ था। एंड इसी वजह से जो सीबीआई कोर्ट है उसने इन्होंने 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ एक फाइन यहाँ पर इनके ऊपर इम्पोज किया है। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके सेक्शन 8(3) के अंतर्गत अगर कोई लेजिस्लेचर को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एंड साथ ही साथ एक बहुत फेमस केस हुआ था, लिली थॉमस केस। ये केस का नाम आप जानते ही होंगे, इसको आप मेंस के आंसर में भी आप कोट करेंगे। ये जो प्रोविजन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इन लिली थॉमस केस। एंड वहां पर ना जो पहले सेक्शन 8(4) था उसको एक तरह से हटा दिया। मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कि पहले पता क्या होता था, सेक्शन 8(4) के अंतर्गत 3 महीने की विंडो होती थी अपील के लिए, जिस वजह से वो अपील कर देते थे तो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रुक जाती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं। तो लिली थॉमस केस के अंदर यहाँ पर सेक्शन 8(3) को हमने यहाँ पर अपहेल्ड किया था। राइट। अब होता क्या है, जब कन्विक्शन हो जाती है तो जितना भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन का समय है, मतलब वो तो होगा ही होगा, मतलब जब तक वो जेल में है तब तो होगा ही होगा। बट एट द सेम टाइम जेल के निकलने के बाद भी 6 साल तक के लिए वो कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अनटिल एंड अनलेस उनकी कन्विक्शन को कोई हायर कोर्ट स्टे कर दे वो अलग बात है, पर अदरवाइज वो जो भी उनका टर्म है उसके साथ साथ 6 साल का और जो टर्म होगा उसके लिए वो इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे पास जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 8(1) के अंतर्गत आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे ऑफेंसेस अलग अलग पर्टिकुलर प्रावधान के अंतर्गत है, जैसे प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, इसके अलावा ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, रेप हो गया, क्रुएल्टी टुवर्ड्स वुमेन, साथ ही साथ मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रमोटिंग एनमिटी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड है।
राइट। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इनके अंतर्गत कन्विक्शन अगर होती हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा सेक्शन 8(2) की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने जो मान लो कोई चीज़ होर्डिंग करी है, जैसे कई बार प्याज की होर्डिंग हो जाती है या कोई भी इस तरह से होर्डिंग आपने करी है, या फिर फूड अडल्ट्रेशन हो गया, ड्रग्स अडल्ट्रेशन हो गया, या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर कोई ऑफेंस किया है, ये सारे सेक्शन 8(2) के अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस। इनके लिए भी अगर मान लीजिए कम से कम 6 महीने की आपको सजा मिलती है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इसके अलावा सेक्शन 8(3) मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर मान लो कोई चीज़ सेक्शन 8(1) और 8(2) में कवर नहीं होती पर 8(3) में अंतर्गत वो कवर हो जाती है, तो 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा अगर मिलती है तो जितना भी पर्टिकुलर कन्विक्शन है उसके लिए, एंड साथ ही साथ 6 साल आफ्टर रिलीज के लिए भी वो कन्विक्टेड रहता है। तो ये कुछ बातें थी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए थी। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया क्योंकि ये मेंस के लिए भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो भी पॉलिटी से ही है, वो है जजेस के रिमूवल के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोगों ने ना जस्टिस वर्मा का नाम सुना होगा। कई बार मैंने प्रीलिम बूस्टर में उनके बारे में चर्चा करी, जब आप लोगों ने नोटिस किया था कि काफ़ी ज़्यादा कैश उनके घर से मिला था जब थोड़ा एक फायर का इंसिडेंट हुआ था, राइट। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि एक इंक्वायरी बैठी थी, है ना। तो ये जो इंक्वायरी बैठी थी ना उनके अगेंस्ट, तो उस इंक्वायरी में कौन थे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड कर्नाटका हाई कोर्ट जज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये 3 मेंबर की एक कमेटी बनी, राइट। इस कमेटी ने यहाँ पे देखा कि क्या वाकई में करप्शन के इनके ऊपर एलिगेशंस थे। तो इस पैनल की फाइंडिंग के ऊपर, जो पैनल की फाइंडिंग थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट करी है टू द प्रेसिडेंट, और साथ साथ जस्टिस वर्मा का रिप्लाई भी यहाँ पर सबमिट किया है। एंड साथ में ना इस रिपोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि इनको हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि पैनल ने ऐसा पाया है कि इनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस जो है वो बनते हैं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रोविजंस हैं जज के रिमूवल के रिगार्डिंग। दोस्तों आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के रिगार्डिंग, एंड साथ ही साथ आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के रिगार्डिंग। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट जज के रिमूवल की, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूं मोशन को स्टार्ट करने की, तो अगर आपको हाई कोर्ट जज को रिमूव करना होता है तो जो मोशन होता है वो कम से कम 100 लोकसभा मेंबर्स या फिर 50 राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर साइन होना चाहिए। एक बार इन्होंने साइन कर दिया फिर वो जाएगा स्पीकर के पास लोकसभा के केस में, या फिर चेयरमैन के पास राज्यसभा के केस में। और आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर वर्ड है मे, या तो स्पीकर या चेयरमैन या तो उसको एडमिट कर देंगे उस मोशन को, या फिर वो उस मोशन को मना भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एक बार ऐसा होता है फिर इंक्वायरी कमेटी बनती है जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होते हैं। ये अपनी यहाँ पे कमेटी इनकी फॉर्म करी जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है इस चीज़ का। कमेटी की रिपोर्ट अगर मान लीजिए बोलती है कि जज गिल्टी नहीं है तो मोशन वहीं पर खत्म हो जाता है। बट अगर मान लीजिए उस कमेटी ने गिल्टी पाया तो फिर पार्लियामेंट के पास ये रिपोर्ट जाएगी। अब रिपोर्ट जाने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, दोनों के दोनों हाउसेस को मोशन पास करना होता है विद अ स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये चीज़ लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा दोनों के अंदर होनी चाहिए, तभी ये चीज़ हो सकती है। फिर लास्टली पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद एक एड्रेस होता है, मतलब जो होता है वो प्रेसिडेंट को पास किया जाता है, तो अकॉर्डिंगली जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्डर करते हैं जज के रिमूवल का। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जजेस रिमूवल के रिगार्डिंग। आई होप ये बात आप लोग सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, 100 ईयर्स ऑफ आर्ट डेको स्टाइल। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये दरअसल में इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट डेको स्टाइल। और इसमें ना एक्चुअली आप नोटिस करना, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्निज्म आपको देखने को मिल जाएगा, और लग्जरी भी थोड़ा आपको देखने को मिल जाता है, और ग्लैमर भी, राइट। ये आर्ट डेको दरअसल में इन तीनों चीज़ों का ही हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब ना, जब एक्चुअली में ना ये आज की कोई चीज़ नहीं है, इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। देखो दरअसल में पता क्या हुआ, ये जो आर्ट डेको स्टाइल है ना, ये वेस्टर्न यूरोपियन के अंदर स्टार्ट हुआ 1910-1920 के आसपास, ठीक है। यूएसए के अंदर भी आपका काफ़ी फ्लरिश हुआ 1930s के अंदर। पर अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 1925 के आसपास ये स्टार्ट हुआ, तो लगभग 100 साल इसके कंप्लीट हो गए।
आप आज के समय में मुंबई की बहुत सारी बिल्डिंग्स देख पाओगे, वो दरअसल में आर्ट डेको से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, जो कहीं न कहीं ट्रेडिशनल चीज़ें थी उससे हमें दूर गए, एक तरह से वेल्थ, सोफिस्टिकेशन उस तरह की चीज़ों की तरफ हमने मूव किया। एंड आप नोटिस कर पाओगे इनके अंदर ना बहुत खास आपको ज्योमेट्रिक शेप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आज के समय शायद आपको लगे कि अरे ये तो काफ़ी कॉमन है ना? बट उस टाइम के अंदर आप सोचो 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 साल पहले इंडिया के अंदर इस चीज़ का स्टार्टिंग होती है आर्ट डेको की। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपको एक मॉडर्निस्ट आपको डिज़ाइन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। 1925 में जो स्टार्ट हुआ, बोल्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं जिसे आप नोटिस भी कर पाओगे। इसके अलावा आपके बहुत ही रिच कलर्स होते हैं, नए मटेरियल जैसे आपका कंक्रीट, ग्लास, क्रोम, इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। बेसिकली ना यहाँ पे दोनों का नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर मटेरियल, जैसे नेचुरल में आपका आइवरी हो गया, जेड हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बाकी मैन्युफैक्चर मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो बॉम्बे पहली ऐसी सिटी थी जिसने यहाँ पर आर्ट डेको को यहाँ पे किया। भारत के बहुत सारे इंडियन ओन्ड बैंक्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, उनका यही स्टाइल आपको देखने को मिलता है। बाद में हम नोटिस करते हैं कि 1930s के अंदर ये मद्रास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, सिनेमा हॉल्स हो गया, फ़िल्म स्टूडियो हो गया, वो भी आर्ट डेको को ही यहाँ पे फ़ॉलो करते हैं। दरअसल में एल.एम. चिताले जी, ये एक आर्किटेक्ट थे, लक्ष्मण महादेव चिताले, इन्होंने यहाँ पर आर्ट डेको आर्किटेक्चर को लेके गए इन मद्रास एंड वहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग बिल्डिंग्स थी, जो उन्होंने यहाँ पे काम करा, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग हो गया। तो आप नोटिस कर पाओगे 2018 के अंदर यूनेस्को ने भी मुंबई के जो आपके फोर्ट्स हैं और मरीन ड्राइव है, इसको प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे गोथिक एंड आर्ट डेको स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी आर्ट डेको स्टाइल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। देखो ये है आपके यहाँ पे पर्शियन गल्फ। एंड अगर मैं बात करूँ ना पर्शियन गल्फ की बॉर्डरिंग कंट्रीज की, तो आपको ईरान, उसके अलावा यहाँ पे इराक हो गया, आपको यहाँ पे कुवैत देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया, यहाँ बहरीन हो गया, यहाँ कतर हो गया, ये यूएई हो गया, और ये वाला आप देख रहे हो मुसंदन पेनिनसुला, ये आपका दरअसल में ओमान का है। तो ये सारी अलग अलग देश जो हैं वो यहाँ पर बॉर्डर करती हैं टू पर्शियन गल्फ। ठीक है, एंड यहीं पर आपको ना एक स्ट्रेट बहुत फेमस देखने को मिल जाएगी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बात का आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलती है। ठीक है सर, ये बात हमें यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर है, अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि न्यूज़ में पता क्यों है? न्यूज़ में इसलिए इसके नाम की वजह से। क्यों? क्योंकि नाम क्या है इसका? पर्शियन गल्फ। और पर्शिया वर्ड कहाँ से आया है? सर पर्शिया वर्ड तो ईरान से आया है। दरअसल में ना बहुत साल पहले यहाँ पर आपको एंशिएंट पर्शियन एम्पायर देखने को मिलता था, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ गया पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ जो है आप नोटिस कर पाओगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू यहाँ पर आगे आपके जो अरेबियन सी है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये ऑयल सप्लाई के लिए आपको पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई ये पर्शियन गल्फ का नाम बदल के रखो, गल्फ ऑफ अरेबिया या अरेबियन गल्फ। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ना जो आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसका नाम भी चेंज कर दिया था एंड बोला था ये गल्फ ऑफ मेक्सिको नहीं, ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे पर्शियन गल्फ का नाम भी वो चेंज कर रहे हैं, इसका नाम भी अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अमेरिका अरेबिया यहाँ पे रखा जा रहा है। अब पॉइंट क्या है? देखो आप लोग जानते होंगे यार, ईरान के साथ यूएसए की कोई खास बनती तो है नहीं, और बाकी जो देश है ना जैसे सऊदी अरेबिया और जो बाकी देश है उनकी यूएसए के साथ काफ़ी बढ़िया बनती है। तो सारे देश हमेशा से चाहते थे कि ये पर्शियन गल्फ का नाम चेंज करके अरेबियन गल्फ रखा जाए। तो ईरान को छोड़ के जब सारे देश इस तरह से एडवोकेट कर रहे हैं और यूएसए भी उनके साथ ही है, तो डेफिनेटली यूएसए भी यही चाहता है कि पर्शियन गल्फ का नाम चेंज करके अरेबियन गल्फ यहाँ पे हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बाकी दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स में से एक आपको यही पर्शियन गल्फ का रूट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आप नदर्न साइड के ऊपर देख पाओगे, नदर्न साइड में आपको ईरान एंड सदर्न साइड के अंदर आपको अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिल जाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट इन हिमालयास। दोस्तों दरअसल में ना एक अलायंस है, जीरो वेस्ट हिमालयन अलायंस। इसमें आप नोटिस कर पाओगे आपके अलग अलग एनजीओज, आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स यहाँ पे इसके लिए काम करते हैं, ताकि कोशिश ये करी पाए कि हिमालयन रीजन के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन को हम यहाँ पे ख़त्म कर पाएँ एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कर पाएँ। इसमें आपको बहुत सारी एनजीओज जैसे आपका जीरो वेस्ट हिमालय गैंगटॉक के अंदर जो है सिक्किम के अंदर, उसके अलावा इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव जो कि आपको देहरादून उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन आपके हिमालयन स्टेट्स के साथ में आए हैं।
अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर हम बात करते हैं हिमालयन रीजन की, तो लगभग 84% जो भी प्लास्टिक वेस्ट है ना हिमालयन रीजन के अंदर, वो सिंगल यूज़ फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग है। तो यानी कि उसको वापस से हम रिसाइकिल करना बहुत चैलेंजिंग है। 70% जो कलेक्टेड प्लास्टिक है वो नॉन रिसाइक्लेबल है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कूड़ा-करकट वो एक तरह से बन जाता है, क्योंकि हम उसको रिसाइकिल कर ही नहीं पाएँगे, राइट? एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इसी प्लास्टिक वेस्ट की वजह से आपके वाटरवेज़ हो गया वो चोक कर रहे हैं, लैंडफिल्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, बायोडायवर्सिटी को खतरा हो रहा है। तो टूरिस्ट स्पॉट्स जो होती हैं ना वाटर बॉडीज़, वो तो एक तरह से बहुत ही कूड़े का घर बन गई हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर बताया गया है आपकी ज़ीरो वेस्ट हिमालय अलायंस के बारे में। अब ये जो पॉइंटर्स हैं आपको प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं, एट द सेम टाइम आपके मेंस में आपके वैल्यूडेशन पॉइंट्स के ऊपर काम आएँगे, जब आप कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर या प्लास्टिक के रिगार्डिंग आप अपना आंसर लिख रहे होंगे। तो ये क्लियरली ये दिखाता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टूरिज़्म प्रमोट करना काफ़ी नहीं है, सस्टेनेबल टूरिज़्म इज़ द सॉल्यूशन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप एक्सपेंशन। अब इस चीज़ का अर्थ क्या होता है सर, क्रेडिट गारंटी स्कीम का? देखो आप लोग जानते होंगे स्टार्टअप्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि लगभग 9 साल पहले 16 जनवरी 2016 को हमने यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आप नोटिस कर पाओगे आज से 10 साल पहले ना भारत में 1000 से भी कम स्टार्टअप थे, बट आज के समय लगभग 1,60,000 स्टार्टअप्स भारत में हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड इन्होंने लगभग 16 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां भारत के अंदर जनरेट करी हैं। तो स्टार्टअप्स की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्टअप्स को सर और प्रमोट कैसे किया जा सकता है? उनको लोन आसानी से मिलना चाहिए। उनको अगर पैसा उन तक आराम से पहुंचेगा तो उससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा। तो एक तरीका इसका पता क्या है? एक तरीका इसका है क्रेडिट गारंटी स्कीम। मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बैंक हो गया या कोई आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, एंड लेट अस से यहाँ पर आपका स्टार्टअप है। अब यहाँ पर ना बैंक जो पता क्या है? बैंक डरता है कि स्टार्टअप को लोन दूँ या ना दूँ, और इनफैक्ट ना उसको कोलैटरल वगैरह भी माँगता है। तो इस केस में ना हमने पता क्या किया है? हमने बोला है कि आप चिंता मत करो बैंक, आप आराम से इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को लोन दो। अब बैंक डरेगा कि यार मैंने लोन दे दिया, कल को मेरे पास पैसा वापस नहीं आया, या फिर इस स्टार्टअप ने एक तरह से मेरे पैसे को ख़त्म कर दिया, या मेरे पैसा मेरे तक पहुंचा ही ना, मुझे रिटर्न ना किया। उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे सरकार ने बोला चिंता मत करो, हमने ना एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब क्या होगा इस पर्टिकुलर कंपनी से? आप जब इस बैंक जो स्टार्टअप को लोन देगा ना, आप एक काम करना, आप एक गारंटी फी पे कर देना इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए इस स्टार्टअप ने आपको पैसा वापस नहीं किया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो आपका एनसीजीटीसी है ना, ये आपको आपके पैसे का पेमेंट कर देगी। अगर मान लो डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, तो ये आपको पेमेंट कर देगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर क्या पूरा का पूरा पेमेंट होगा? नो, पूरा पेमेंट नहीं होगा। 85% तक आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बैंक का 85% पैसा बैंक को वापस मिल जाएगा, और बैंक को बोला जाता है कि आप ना कोलैटरल फ्री लोन दीजिए। अब मुझे बताओ इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई स्टार्टअप तक पैसा पहुँचा और आराम से पहुँचा, क्योंकि कोलैटरल फ्री लोन होगा। तो सरकार ने अपनी एश्योरेंस दे दी कि आप चिंता मत करो, हम आपको दे देंगे यार, आप लोन दो उन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को, क्योंकि स्टार्टअप हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जो कहीं न कहीं कोलैटरल फ्री क्रेडिट आपको प्रोवाइड करती है टू प्रमोट फंडिंग फॉर एलिजिबल इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप्स। तो 2022 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, एंड इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस स्कीम का मेजर काम क्या है कि कोलैटरल फ्री डेट फंडिंग दी जा पाए फॉर द एलिजिबल स्टार्टअप्स, ताकि उनको क्रेडिट मिल पाए, उनको लोन मिल पाए थ्रू वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, वेंचर डेट, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। डीपीआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इनको लोन दिए जाते हैं थ्रू अ ट्रस्टी। ट्रस्टी का नाम क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कहीं ना कहीं गारंटी कवर देती है इन इंस्टीट्यूशंस को। गेटिंग इट? तो इसमें आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी हैं, उसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका नाबार्ड वगैरह हो गया, आपका नेशनल बैंक फाइनेंस कंपनी एनबीएफसीज हो गया, सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ्स हो गए, ये सब यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, और मेजर फोकस यहाँ पे होगा आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के ऊपर।
तो पर अब अभी सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अगर 2022 में ये स्कीम आ चुकी थी, तो अभी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है ना कि जो गारंटी कवर की लिमिट है, वो पहले 10 करोड़ हुआ करती थी, अब उसको डबल कर दिया गया है। यानी कि ये जो गारंटी दी जा रही है ना, यहाँ पे जो गारंटी करी जा रही थी, ये पहले 10 करोड़ की थी, अब इसको 20 करोड़ कर दिया गया। पहले ये जो गारंटी थी कवरेज वो 75% था, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 85% कवरेज होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए अंडरस्टैंड करिएगा कि अगर लोन आपका 10 करोड़ तक का है, तो स्कीम अब 85% को कवर करेगी एंड अगर 10 करोड़ से ऊपर का है, तो वहाँ पर 75% होगा। मतलब पहले तो 75% ही था, पर पहले 10 करोड़ से ऊपर तक कवरेज ही नहीं था। तो 10 करोड़ तक के कवरेज को 85% कर दिया गया है और उससे ऊपर होगा तो 75%। लास्टली अगर मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए स्टार्टअप्स आपके चैंपियन सेक्टर के अंदर हैं, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो वहाँ पर ना पहले जो आपकी गारंटी फीस थी, ये वाली जो मैं बात कर रहा था ना कि आपको गारंटी फीस पे करनी है। पहले गारंटी फीस 2% हुआ करती थी, अब इसको कम करके 1% यहाँ पे कर दिया गया है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब इससे क्या होगा? इससे कहीं न कहीं स्टार्टअप्स को आराम से क्रेडिट मिल पाएगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़ के अंदर। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने प्लेस इन न्यूज़ की। मैंने जब आपको सैटरडे होमवर्क दिया था, वहाँ पर आपको होमवर्क दिया था मैंने अफार ट्रायंगल के बारे में। दरअसल में अगर हम बात करें ना अफार ट्रायंगल की, तो यहाँ पर आप पिक्चर में ये एरिया देख पा रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं अफार ट्रायंगल। दरअसल में यहाँ पर आपका इरित्रिया, जिबूती और इथियोपिया देखने को मिल जाएगा। इन तीनों के ट्राई जंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर ये अफार ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। बाकी और बहुत सारी यहाँ पे प्लेट्स हैं, जैसे नुबानियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये दरअसल में ना ग्रेट रिफ्ट वैली का ही हिस्सा है और यहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनिज्म और रिफ्टिंग देखने को मिल जाती है। अब आप लोग जानते होंगे कैसे ये एक्सपैंड हो रहा है एंड जियोलॉजिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि एक नया ओशन यहाँ पे बनेगा बिकॉज ऑफ प्लेट डाइवर्जेंस। तो आपका जो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ी हुई है, वो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल होती हुई देखने को मिल जाएगी, कैसे यहाँ पर हमें एक नया ओशन फॉर्म होता हुआ धीरे-धीरे सालों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अफार ट्रायंगल वाला रीजन आपको अच्छे से सीज़न न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा मर्करी आइलैंड, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से सही आंसर क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड ट्रू एंड फॉल्स मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो S-400 सिस्टम बिल्कुल रशिया का ही है, ये तो आप सबने सुन ही लिया होगा, दैट इज़ करेक्ट। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क आसियान का नहीं बल्कि आपका क्वाड लेड इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, तो सेकंड आपका यहाँ इनकरेक्ट है। एंड स्नो लेपर्ड की बात करें तो डेफिनेटली IUCN में इनका स्टेटस आपको वल्नरेबल ही देखने को मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।